नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज मैं आपको बोर्ड एक्सप्रेस में पढ़ाऊंगा इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। तो आज आप अपने सिद्धार्थ सर के साथ में पढ़ने वाले हैं आपका नया चैप्टर। ठीक है भैया, अब अगर अपन हेडिंग को समझे इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, तो अपन लिंक करते हैं चैप्टर वन। चैप्टर वन क्या बोलता था? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, क्या क्या चैलेंजेस थे। चैप्टर टू, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, की कैसे कांग्रेस उस समय रूल कर रही थी। चैप्टर थ्री, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, की इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया में कैसे डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी थी। बहुत ही बढ़िया है। अब हमने इंडिया से रिलेटेड चीजें तो देख ली, लेकिन अब बारी आती है कि 1947 से लेके 1960s 1970 तक इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन कैसे रहे। अगर आपको किसी भी कंट्री को हॉलिस्टिकली बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से कुछ समझना है, तो आपको यह तो पता होना चाहिए कि कंट्री इंटरनली कैसे काम कर रही है, कंट्री डोमेस्टिकली कैसे काम कर रही है, एट द सेम टाइम कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री का प्रोजेक्शन क्या है। आज की तारीख में अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया की अपनी प्रॉब्लम्स हम लोग इंटरनली देख रहे हैं, लेकिन हम एक्सटर्नल भी तो देखते हैं ना चीजों को, कि एक्सटर्नल इमेज क्या जा रही है, या बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल मुद्दे पर इंडिया का क्या स्टैंड है। ठीक, तो पहले तीन चैप्टर में क्या हुआ? पहले तीन चैप्टर हमने इंडिया के पूरे कंसर्न को 1947 से लेकर 1970s के आसपास हमने चीजों को समझा है। ठीक, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे चीजें कैसी उसको समझने वाले। मैं ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं बार बार बताता हूं कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट स्टोरी, और आपको मेरे साथ में फील करना है। क्या फील करना है भैया? कि अभी हम लोग आजाद हुए हैं और कैसी कैसी समस्या है। ठीक है, तो आप अपने आप को अभी इमेजिन मत करो कि आप 2025 में हो, 2026 में हो। आप ये इमेजिन करो कि हम सर के साथ में कहां जा रहे हैं। हम सर के साथ में 1947 में जा रहे हैं, 1950s में जा रहे हैं। ठीक, समझ गए हो? फील करोगे तो मजे आएंगे। सबसे पहले उस समय का इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ कुछ चीजें रीड करूंगा और कुछ कुछ चीजें समझाते चलूंगा। उस चीज पे आप तैयार रहिएगा। मैं हर लाइन रीड नहीं करूंगा, कुछ कुछ रीड करते चलूंगा, कुछ कुछ समझाते चलूंगा। ठीक है भैया, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं तो सोचो 1947 का दौर है। ठीक, अब ये जो 1947 का दौर है, 1950s का दौर है, इस समय इंडिया को आजादी मिली, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इस समय वर्ल्ड में और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जिनको आजादी मिल रही थी। एशिया या अफ्रीका में अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनको क्या हो रहा था, जिनको की आजादी उस समय मिल रही थी। ठीक है भैया, इस समय हम लोग क्या देख रहे थे कि इंडिया को ग्लोबल लेवल पर अपनी एक इमेज तो बहुत अच्छी बनानी ही बनानी थी, साथ ही साथ इंडिया के क्या थे, इंडिया के अपने चैलेंजेस भी थे। इंडिया के अपने चैलेंजेस जो मैंने आपको बताया कि पावर्टी एलिवेशन वाला चैलेंजेस है, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने वाला चैलेंज है। लेकिन जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए तो वो हमें हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमें देके चले गए, जैसे कि पार्टीशन हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा पार्टीशन हो गया, ये वाली इंडिया में डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट वर्ल्ड लेवल पे हमारी इमेज में भी पड़ रहा है। क्या हो रहा है? वर्ल्ड लेवल पर हमारे यहाँ चीजें इमेज में भी पड़ रहा है। यहाँ पे कॉलोनियलिज्म के बाद में नए नए देश आजाद हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है, तमाम तरीके की चीजें चल रही है, और साथ ही साथ में एक वर्ल्ड लेवल पे एक बॉडी बनाने की बात हो रही है। वर्ल्ड लेवल पर एक बॉडी बनाने की बात हो रही है, मतलब यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया तो बात नहीं हो रही थी कि हमें एक बॉडी, एक मल्टी लेवल पे एक बॉडी बनने की जरूरत है। तो उसी समय पे बहुत सारे देशों को आजादी मिल रही है। जिन देशों को आजादी मिल रही है उन देश की अपनी समस्याएं हैं। यहां पे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है इंटरनेशनल एरिना में। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद में बात हो रही है कि कोई क्या होना चाहिए, ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे एक मल्टीलेटरल एक बॉडी होना चाहिए जो कि सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डील करे। अब इन सारी चीजों में इंडिया अपने इंटरनल इश्यूज को कैसे मैनेज करता है, साथ ही साथ एक्सटर्नल इमेज अपनी कैसे बनाता है, अपने को उसको समझना है। ये था उस समय का पूरा, ये क्या था, ये था उस समय का पूरा इंडिया का इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भैया, अब किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो डोमेस्टिक एज वेल एज क्या होता है, एज वेल एज इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, दोनों से इंफ्लुएंस होती है। जैसे कि उस समय हम लोग क्या देख रहे थे, उस समय कोल्ड वॉर का दौरान था। कोल्ड वॉर क्या है, आप लोगों ने कौन सी वाली किताब में पढ़ा, अपनी किताब में पढ़ के आ रहे हो, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। उसमें हमने क्या देखा है कि कोल्ड वॉर में क्या है, कोल्ड वॉर में हम ये देख रहे थे कि पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइडेड था।
एक था यूएसए के द्वारा लीड किया गया कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को, दूसरा था यूएसएसआर को लीड किया गया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को। ठीक है, तो इस समय पे इंडिया कौन सी पॉलिसी के साथ में आया? इंडिया आया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी के साथ में आया भैया? इंडिया आया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। अब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी क्या है भैया? नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी बेसिकली ये बता रहा है कि ना ही हम यूएसए के साथ में जाएंगे, ना ही हम यूएसएसआर के साथ में जाएंगे, हम दोनों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे। एट द सेम टाइम हमने ये पॉलिसी इसलिए अपनाई क्योंकि अपने को पता है अपना देश आजाद हुआ है। हमको बहुत बार ये भी जरूरत होगी कि हमको यूएसए से फेवर की जरूरत लगेगी, और बहुत बार ऐसे मौके भी आएंगे जहां पे हमें यूएसएसआर से फेवर की जरूरत लगेगी। तो बेटर है अगर हम किसी एक के पास में चिपक जाएंगे, किसी एक से अलाइन हो जाएंगे तो क्या होगा? किसी एक से अलाइन हो जाएंगे तो चीजें बिगड़ जाएगी। तो इसलिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी लेके आया। और एक तरीके से इंडिया को यह लग रहा था कि नॉन अलाइनमेंट के चलते हम लोग क्या करेंगे, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को इंडिया ने बहुत, मतलब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज है उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। और एक तरीके से इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया एक तरीके से लीड लेना चाह रहा था कि हम देखते हैं कि हम डेवलप्ड तो कंट्री नहीं है, 1947 की बात है, 1950 की बात है, 1955 की बात है, लेकिन एटलीस्ट हम एशिया और अफ्रीका में तो लीड ले सकते हैं। सबसे पहले हम अपने एरिया में लीड ले लेते हैं। जब हम अपने एरिया में लीड ले लेंगे तो क्या होगा, तब हम फिर वर्ल्ड लेवल पर लीड लेने का सोचेंगे। क्लियर? यहां तक भी आपको चीजें समझ में आ गई है। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मैंने बता दिया, कोल्ड वॉर के दौरान था, और यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे हम दोनों ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अभी तक मैंने आपको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट बता दिया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या थे, उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सेट करने में। क्यों भैया? क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ में इंडिया के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर्स भी रहे हैं। इंडिया के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी रहे 1946 से लेकर 1964 तक। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। अब जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो बेसिकली तीन ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव बहुत है लेकिन मेनली तीन ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड थी। वो क्या है कि हमें अपनी हार्ड अर्न सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। अब हार्ड अर्न सोवरेनिटी मतलब क्या है? सोवरेनिटी मतलब ये होता है कि इंडिया अपने डिसीजन खुद ले सकता है, इंडिया किसी का गुलाम नहीं है। तो इंडिया इज अ सोवरेन नेशन, मतलब भारत एक आजाद देश है और भारत की सरकार बिना किसी दबाव के अपने फैसले ले सकती है। तो इससे पहले क्या था, इससे पहले हम लोग ये देख रहे थे कि इंडिया की जो सोवरेनिटी थी वो नहीं थी। क्यों? इंडिया के बिहाफ पे डिसीजन कौन ले रहा था? इंडिया के बिहाफ पे हम लोग देख रहे थे डिसीजन ले रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो क्या मुद्दा था? सबसे पहले टू प्रिजर्व दी हार्ड अर्न सोवरेनिटी, की जो सोवरेनिटी हमारे पास में है, जो सोवरेनिटी हमें मिली है, हम उसे क्या करके रखे, हम उसे प्रिजर्व करके रखे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, हमारी जो बॉर्डर्स है, हम उसको प्रोटेक्ट करके रखें नेबरिंग कंट्रीज इन सब से। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने पार्टीशन देखा है। तो हम ये नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे कि इंडिया के फिर से हम कहीं ना कहीं ये देखें कि इंडिया की टेरिटरी पे कोई या बाउंड्री पे कोई डिस्प्यूट आए या इंडिया का फिर से कभी विभाजन हो, फिर से कभी पार्टीशन हो। हम ये सारी चीजें नहीं चाहते थे। ठीक, उसके बाद में टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम दूसरी कंट्री से भी क्यों डील करना चाहते थे? हम इसलिए डील करना चाहते थे कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। हाल फिलहाल में देश को आजादी मिली है, इंडिया अपने दम पर चीजें नहीं कर पाएगा, हमें कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज का साथ लगेगा। ठीक है, हमें बहुत सारी चीजें वहां से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें होगी, तो इंडिया का रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नीड थी। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव थे जिसपे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, जिसपे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बेस्ड थी। और इन्हीं तीन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमने नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रेटेजी अपनाई। क्यों? क्योंकि अगर हम यूएसए, मान लो अगर हम लोग देखें कि अगर हम किसी एक कंट्री के फेवर में चल जाते तो वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेने लग जाता, हम किसी एक कंट्री के उस पे चले जाते तो जो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं कि हम यूएसए से भी फायदा ले ले, यूएसएसआर से भी फायदा ले ले, लेकिन किसी एक कंट्री के फेवर में जाना नुकसान हो जाता क्योंकि हमें सभी कंट्री से फायदा चाहिए था। समझ रहे हो? तो ये एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमने वो देखा। डिस्टेंस फ्रॉम दी टू कैंप्स, इसमें हमने बेसिकली ये देखा कि हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग बेसिकली यहां पे देख रहे थे कि जब 1956 में जब ब्रिटेन ने इजिप्ट में स्विस कैनाल को एक तरीके से क्या किया, एक तरीके से वहां पे हम लोग देख रहे हैं अटैक किया, तो इंडिया ने एक तरीके से प्रोटेस्ट किया। क्या प्रोटेस्ट किया भैया? कि तुम
कॉलोनियल इन्वेजन, नियो कॉलोनियल इन्वेजन, कि तुम चले तो गए हो लेकिन इसके बाद भी मतलब तुमने आजादी तो दे दी है बहुत सारी कंट्रीज को, लेकिन फिर भी ब्रिटेन क्या कर रहा है, ब्रिटेन फिर भी स्ट्रैटेजिक चीजें नहीं छोड़ रहा है, स्ट्रैटेजिक जगह नहीं छोड़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम लोग देखते हैं कि यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर जब हंगरी में इन्वेड किया तब इंडिया ने कुछ भी नहीं बताया, तब इंडिया ने पब्लिकली नहीं बोला कि यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर ने कुछ गलत किया। तो बेसिकली ये कहानी समझाने का मेरा पर्पस ये है, कहानी समझाने से मैं आपको ये चाह रहा हूं कि ऑल्दो हम बोल रहे हैं कि हमने दोनों यूएसए और यूएसएसआर से दूरी बनाकर रखी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो थी वो मोर टिल्टेड हो गई थी किसके टुवर्ड्स, यूएसएसआर। हम लोग भले ही बोल रहे थे कि हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, और आज भी इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बोल देता है, लेकिन स्टिल जो हमारी, अगर आप पूछोगे कि भैया ठीक है तुम बोल रहे हो तुम न्यूट्रल हो, ठीक है, मतलब वर्ल्ड में हम मान रहे हैं कि चलो सब लोग बोल रहे हैं कि इंडिया इज अ न्यूट्रल कंट्री, इंडिया ना ही यूएसए का साथ देगा ना ही यूएसएसआर का साथ देगा, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रल इंसान के मन में भी एक हल्की सी बायसनेस आ जाती है कि तुम किसके टुवर्ड्स ज्यादा टिल्टेड हो, तो वो यूएसएसआर के टुवर्ड्स ज्यादा टिल्टेड था। इसका रीजन ये था, इसका रीजन भी ये था क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या देख रहे थे, हम लोग बेसिकली यहाँ पे देख रहे थे कि जो यूएसए है वो पाकिस्तान का साथ देने लग गया था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फेवर करने लग गया था, और यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे। तो हमें कहीं ना कहीं यूएसए और पाकिस्तान की दोस्ती को काउंटर करने के लिए इंडिया और यूएसएसआर ये दोनों पास में आने लगे। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है भैया। नाउ इंडियाज प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, अब इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, लेकिन अब जरा कुछ प्रिंसिपल्स को समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल आता है वो है पंचशील। अब पंचशील तुम्हारी किताब में बहुत डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन तुम्हें पंचशील क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ तो ये पंचशील एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पंचशील एग्रीमेंट क्या था, क्योंकि इसके पीछे इंडिया और चाइना के पीछे का वॉर का रीजन में बार बार ये पंचशील एग्रीमेंट की हम लोग बात कर देते हैं। तो जरा अपन पंचशील एग्रीमेंट समझते हैं, आगे जाके समझ में आ जाएगा, ठीक। तो नेहरू जो थे, एक तरीके से नेहरू को हम क्या बोलते हैं कि नेहरू पीस को लेके बहुत ज्यादा क्या थे, कंसर्न थे, वो हमेशा बोलते थे कि पीस होना चाहिए, बातचीत करके रखो, ठीक है। तो एक तरीके से नेहरू पीस पीस पीस, वो वॉर के पीछे नहीं जाते थे। तो इस पीस के चलते नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने पंचशील एग्रीमेंट लेके आए। उन्होंने बोला कि पंचशील एग्रीमेंट में क्या है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। मान लो हम क्या बोल रहे हैं पंचशील एग्रीमेंट से, कि अगर इंडिया और चाइना ने पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया है, ठीक है, क्योंकि हम पीस को देखना चाहते हैं। इंडिया को 1947 में आजादी मिली, चाइना को 1949 में आजादी मिली। इंडिया पहली कंट्री थी जिसने की चाइना की आजादी को रिकॉग्नाइज किया। इंडिया पहले से यह चाहता था कि हम दोनों कंट्री साथ में मिलकर बहुत अच्छा कर लेंगे, दोनों के साइजेस बड़े हैं और हम दोनों बड़ा मिलकर कुछ ना कुछ एशिया में धूम मचा देंगे। बढ़िया भैया, ये वाली बात हो गई। उसके बाद में हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या देख रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आइडियलिस्टिक, हिंदी चीनी भाई भाई एक तरीके से वो चल रहा था कि सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं, हम साथ में मिलकर चीजें कर लेंगे। और इंडिया और चाइना का रिश्ता हम देखोगे, आप देखोगे तो पहले से अंग्रेज के पहले से भी क्या है हमारे, अगर आप सिविलाइजेशंस में जाओगे तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक। तो इसके चलते एक पंचशील एग्रीमेंट आया। पंचशील एग्रीमेंट इंडिया चाइना दोनों ने साथ में मिलकर साइन किया। तो पंचशील एग्रीमेंट क्या बोलता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। हम दोनों म्यूचुअली रिस्पेक्ट, मतलब इंडिया और चाइना म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की टेरिटरी को और उनकी सोवरेनिटी को, ठीक है। चाइना के डिसीजंस में इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगा, इंडिया के डिसीजन में चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा। नॉन अग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर, हम एक दूसरे के खिलाफ नॉन अग्रेशन से रहेंगे, लड़ाई वड़ाई नहीं करना। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, हम दोनों कंट्री एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। चाइना में कुछ भी होता है वो चाइना का मामला, इंडिया में कुछ भी होता है वो इंडिया का मामला। ये दोनों कंट्री आपस में क्या करेगी, दोनों कंट्री आपस में इंटरफेयर नहीं करेगी। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हम इक्वालिटी पे काम करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करेंगे कि चलो ऐसी डील करते जिससे तुम्हारा भी फायदा हो हमारा भी फायदा हो, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांति से रहेंगे। ये कुल मिला के क्या है, ये कुल मिला के पंचशील, पंचशील मतलब क्या भैया 5 पॉइंट, ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट की बात हुई, ठीक। अब यहां पे साथ ही साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, साथ ही साथ पंचशील एग्रीमेंट हो गया, लेकिन यहां पे
अफ्रीका एशिया यूनिटी की भी बात होने लग गई। ठीक है, अफ्रीका एशिया यूनिटी, मैंने वही बताया कि यहाँ पे क्या लग रहा था, यहाँ पे हम बेसिकली ये बात कर रहे थे कि जो नेहरू थे, नेहरू सोच रहे थे कि वर्ल्ड में इंडिया को नंबर 1 लाना मुश्किल है, तो बेटर है एशिया अफ्रीका जिन कंट्री को अभी आजादी मिली है वहां पे क्या रहे, वहां पे हम अपनी अच्छी बात बना के रखें। तो इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते हम लोग देखते हैं कि नेहरू हैव बीन great advocate of Asian unity. India called for Asian Relation Conference in March 1947, even 5 months before the independence. मतलब हम लोग, जो नेहरू थे वो इतना एशियन यूनिटी पे विश्वास रख रहे थे कि आज़ादी मिली नहीं थी उससे पहले हमने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस को लेके आ गए थे। साथ ही साथ जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस थी उस वहीं पे हम लोगों ने क्या देखा, वहीं पे हम लोगों ने देखा नैम का एस्टैब्लिशमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एस्टैब्लिशमेंट। तो एक तरीके से बांडुंग कॉन्फ्रेंस हो गया, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हो गया, ये कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इंडिया ने शुरुआत से ही अफ्रीका एशियन यूनिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। क्लियर, समझ में आ गया है? ठीक है भैया, अब यहां पे एक बार सॉर्ट ऑफ में रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हमने ये देखा, यहां पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंडिया में इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है उस जमाने का। ठीक है, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, सबसे पहले हमने देखा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के चलते हमने क्या किया, हमने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी लेके आए। उसके बाद में इंडिया में कौन से अपने चैलेंजेस थे, फिर नेहरू का क्या रोल रहा है, नेहरू और हमारी फॉरेन पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं। उसके बाद में हमने क्यों दोनों यूएसए और यूएसएसआर से क्यों हमने डिस्टेंस बना के रखा, बट एट द सेम टाइम हम यूएसएसआर से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। ठीक है भैया, फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल क्या है, तो मैंने पंचशील 5 प्रिंसिपल तुमको इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बताए। फिर हमने बताया कि नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने एक तरीके से अफ्रीका एशियन यूनिटी पे बहुत ज्यादा यहां पर फोकस किया है। ठीक, अब बारी आती है चाइना की। अब चाइना में हम लोग देखो तो मैंने वही बताया कि चाइना से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक, और जब आज़ादी मिली है तो इंडिया पहली कंट्री थी जिसने कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को क्या किया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये देखते हैं कि चाइना, यहाँ पे मान लो चाइना है, ये तिब्बत है, ये तिब्बत एरिया, और यहाँ पे इंडिया है। अब चाइना ने क्या किया, चाइना पे तिब्बत पे क्या किया, एक तरीके से इन्वेड किया। ठीक है, चाइना का ये मानना है कि तिब्बत हमारा पार्ट है। अब जो तिब्बत है वो एक तरीके से बफर जोन है। बफर जोन मतलब ये समझो कि दो बड़ी बड़ी कंट्री या दो, एक तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, दो बड़ी बड़ी कंट्री के बीच वाला जो एरिया है, तो एक बफर जोन है। चाइना ने यहां पे इन्वेड किया। ठीक है, चाइना ने बोला कि तिब्बत हमारा पार्ट है। ठीक, अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उस समय तक क्या किया, इंडिया शांत था, इंडिया ने ऐसा था कि अपने को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन तिब्बत में यूजली जो तिब्बत के जो दलाई लामा थे वो कहाँ पे आए, वो इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम चाहा। पॉलिटिकल असाइलम मतलब एक तरीके से उन्होंने इंडिया से शरण मांगी, और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उनको शरण दे दी, वो यहाँ पे रह लिए। इसके चलते चाइना ने बोला कि नहीं भैया ये तुमने गलत किया, और चाइना ने क्या किया, चाइना ने अटैक कर दिया। चाइना ने बोला कि पंचशील एग्रीमेंट ये कहता है कि नॉन इंटरफेरेंस, तुमने हमारे मामले में क्यों इंटरफेयर किया। ऑल्दो इंडिया पहले इंटरफेयर नहीं कर रहा था, वहां पे हम लोग देख रहे थे कि तिब्बत में अगर चाइना ने क्या किया, चाइना अगर चले भी गया, चाइना तिब्बत को इन्वेड भी कर रहा है, तो वहां पे हमने ये देखा कि चाइना उनके कल्चर को सप्रेस करने लग गया था। जो तिब्बतन पीपल थे उनके कल्चर को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने लग गया था। तो वहां से दलाई लामा इंडिया है, इंडिया ने उनको असाइलम दिया। तो एक तरीके से चाइना ने ये आरोप लगाया कि इंडिया क्या कर रहा है, एंटी चाइना एक्टिविटी कर रहा है, तो उन्होंने अटैक कर दिया और हमारा एक्साई चीन वाले रीजन जो है वो एक तरीके से चाइना के पास चले गया। ठीक है, तो इसके चलते हम लोग क्या देखते हैं, इसके चलते हम लोग ये देखते हैं कि वर्ल्ड में इंडिया की इमेज बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, वर्ल्ड में इंडिया की इमेज बहुत ज़्यादा बिगड़ सी जाती है। अच्छा, आज भी अगर हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में चले जाओगे तो तुमको बहुत सारे तिब्बतन पीपल देखने को मिलेंगे। तो ये माना जाता है कि वहां से जो उस समय जो लोग आए थे वो यूजली जो हिमाचल प्रदेश के जो धर्मशाला रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा वो लोग सेटल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, उसके बाद में रिलेशंस कैसे हुए, इसके बाद में हम लोग देख रहे थे कि जो रिलेशंस है, इंडिया ने मिलिट्री हेल्प मांगी थी, किससे मांगी थी, यूएसए से और ब्रिटेन से उस समय मांगी थी। और सोवियत यूनियन जो उस समय था, जो यूएसएसआर जो उस समय था, वो न्यूट्रल था। हमने बोला हमारी फॉरेन पॉलिसी ज्यादा टिल्टेड किसके पास थी, ज्यादा टिल्टेड यूएसएसआर के टुवर्ड्स थी। लेकिन फिर भी हम लोग क्या देखते हैं कि ये न्यूट्रल रहा। क्यों न्यूट्रल रहा भैया, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चल रही थी। चाइना भी कोल्ड वॉर के दौरान
टोटली किसके फेवर में चल रहा था, यूएसएसआर के फेवर में चल रहा था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि इस मुद्दे में इंडिया चाइना के बीच में यूएसएसआर बीच में नहीं पड़ने वाला था। वो लोग क्या कर रहे थे, वो बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रल थे। तो इंडिया ने किससे हेल्प मांगी, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया ने हेल्प मांगी यूएसए से और ब्रिटेन से। क्लियर है, ठीक भैया। इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि हमारी वर्ल्ड लेवल पर इमेज बहुत ज़्यादा बिगड़ी, क्योंकि यहाँ पे बात आई हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की। साथ ही साथ चाइना ने ये क्लेम कर दिया कि जो अक्साई चेन वाला रीजन है और जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, ये सारा का सारा रीजन हमारे हिस्से का आता है। तो एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से वो इंडिया की टेरिटरी को भी अपना मानने लग गए, समझ गए। तो इसके चलते रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए। अब रिश्ते बेसिकली कहां पे जाके हमारे सुधरे, हमने देखा कि जब चाइना में पॉलिटिकल लीडरशिप बदली, जब चाइना के उस समय के लीडर वगैरह बदले मिड 1970s, तब जाके हमारे रिश्ते सुधरे। फिर राजीव गांधी कहां पे गए, राजीव गांधी चाइना गए, तब जाके और रिश्ते सुधरे। और आज की तारीख में बेसिकली हम लोग ये देखें कि हमारे रिश्तों में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन हमारे इकोनॉमिक रिलेशन चाइना से इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वॉर वगैरह हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक रिलेशंस के चलते सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या होती है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली दब सी जाती है। ये थी पूरी की पूरी, क्या थी, ये थी पूरी की पूरी चाइना की कहानी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे, तो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने बता ही दिया कि इंडिया की इमेज खराब हुई थी। उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वी कृष्णन मेनन, ये जबकि नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे, इनको क्या करना पड़ा, इनको रिजाइन करना पड़ा। और उसके बाद में पहली बार कांग्रेस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, ठीक है, पहली बार कांग्रेस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में आया। तो ये तमाम तरीके की चीजें क्या देखने को मिली, तमाम तरीके की चीजें हमें उस समय इंडिया में देखने को मिली। और जो मैंने तुम लोगों को प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में, कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो एक तरीके से क्या हो गई, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। दो हिस्सों में क्यों डिवाइड हो गई, एक बन गया प्रो चाइना और एक बन गया प्रो यूएसएसआर। तो हम लोग ये देख रहे थे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो क्या हो गई, दो हिस्सों में वहां पे डिवाइड हो गई। जो चाइना, जो प्रो चाइना थी वो अलग बन गई, जो प्रो यूएसएसआर थी वो अलग बन गई। ये मैं तुमको चैप्टर 2 में एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में मैं तुम लोगों को समझा चुका हूं, ठीक है भैया। तो ये वाली चीज अपने को यहाँ पे समझ में आ गई। और इसके चलते क्या हुआ, जब चाइना अरुणाचल प्रदेश और ये सारी चीजों को क्लेम करने लग गया, तो इसके चलते हमारी जो सरकार है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गई। हम लोगों ने इनको ऑटोनॉमी दी, हम लोगों ने इनको कुछ स्पेशल पावर दी, और हमारी सरकार का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे बहुत विशेष ध्यान देने लग गई, ठीक है भैया। अब पाकिस्तान से बात कर लेते हैं। तो आप पहले से जानते हो कि हम लोग कश्मीर का इशू जो है वो बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, मैं तुमको कहानी बताते चल रहा हूं, कंटेंट तुम ऑटोमेटिकली पढ़ लोगे, बड़े हो, अभी कहानी बताते चल रहा हूं, तुम कहानी का मजा लो। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे थे कि कश्मीर का इशू 1947 से बना हुआ है। इसमें हमने ये भी देखा कि कैसे हम लोग देख रहे थे कि राजा जो वहां पे महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने पहले बोला कि ना ही वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे ना ही वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, लेकिन बाद में महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, इंडिया के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया। पाकिस्तान ने बहुत सारे घुसपैठी और ये सब कहाँ, कश्मीर में भेजे। पाकिस्तान एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का डेमोग्राफिक डिविडेंड वहां पे हिल गया। फिर उसके बाद में हम लोग ये देख रहे थे कि हमारे और भी इश्यूज थे, जैसे कि वाटर शेयरिंग को लेके इश्यूज थे, तो वो वर्ल्ड बैंक ने सॉल्व किया। जैसे आप लोग न्यूज में भी बार बार देखते होंगे इंडस वाटर ट्रीटी करके, क्योंकि पाकिस्तान का मेनली पानी इंडिया से होके जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने वो ट्रीटी वगैरह साइन कर दी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जनरल आयूब खान ने क्या किया, उन ट्रीटीज को साइन कर दिया। फिर 1965 में हम लोग क्या देख रहे थे कि 1962 में चाइना के साथ में वॉर हुआ, तो पाकिस्तान को ये लग रहा था कि अभी इंडिया कमजोर है, तो 1965 में उन्होंने क्या किया, 1965 में उन्होंने फिर से एक तरीके से वॉर जैसी सिचुएशन ले आए, वॉर वाली सिचुएशन हो गई। लेकिन उस समय हमारी लीडरशिप बदल चुकी थी और 1965 में थे लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने बढ़िया से इंडियन ट्रूप्स को क्या किया, इंडियन ट्रूप्स को आजादी दी कि तुम भी अटैक करो, और एक तरीके से हमने काउंटर ऑफेंसिव अटैक किए, क्योंकि वो पहले अटैक कर रहे थे, फिर हमने अटैक किए। और हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो आर्मी थी वो एक तरीके से क्या है, लाहौर के पास तक पहुंच गई थी, मतलब पंजाब और इस तरफ से, कि हम इतना लड़ते लड़ते हम वहां तक चले गए थे। फिर ये एक तरीके से क्या हुआ, 1965 में पाकिस्तान की यहाँ पे हार होती है। और फिर हम लोग ये देखते हैं कि ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है जनरल आयूब खान और किसके बीच में, लाल बहादुर शास्त्री के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है यूएसएसआर पर। ये ताशकंद एग्रीमेंट आप जानते हो साइन हुआ, और उसी के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि वहां पे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक तरीके से क्या होता है, डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर आज की तारीख में भी लेकिन पाकिस्तान से इशू बने हुए हैं। कौन कौन से इशू है भैया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
आज भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बना हुआ है। और कश्मीर इशू तब से लेके आज तक पाकिस्तान में जब भी चुनाव होते हैं तो उनके अपने मुद्दे तो है नहीं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे बचे ही नहीं, क्या ही करेंगे, गरीबी देखो, ये देखो। तो जो हमारा बेचारा बच्चा पाकिस्तान है वो अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए हर चुनाव में कश्मीर 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 कश्मीर, तो आज तुम देख रहे हो उनके देश का क्या हाल हो गया है। तो आज भी हमारे पाकिस्तान के साथ में इशू है, मेजरली इन दो चीज पर हमें बहुत ज्यादा इशू है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और कश्मीर इशू पे हमको देखने को मिलता है। अब बांग्लादेश से हमारे रिलेशन कैसे बने, तो बांग्लादेश से हमारे रिश्ते कैसे रहे, तो आपको एक चीज समझना होगा कि बांग्लादेश जो है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस कि ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो यहां अगर मान लो बांग्लादेश है तो पहले यहां पे हम लोग देख रहे थे ईस्ट पाकिस्तान, और यहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहां पे हम वेस्ट पाकिस्तान देख रहे थे। ये दोनों क्या थे, ये दोनों पाकिस्तान थे। अब हो ये रहा था कि जब चुनाव हुए तो यहां पे शेख मुजीबर रहमान को यहां पे हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली कि ये यहां पे जीत जाते हैं, और यहां पे भी हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में भी एक लीडर इमर्ज होके आते हैं। अब यहां पे जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो हमेशा ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को क्या करते, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को दबा रहे थे, कुचल रहे थे, ठीक है, वो लोग इनको सप्रेस कर रहे थे। अच्छा, इन दोनों में चीजें डिफरेंस थी। हम भले ही बोल दें कि मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे उनका कल्चर डिफरेंट था। ये लोग उर्दू ज्यादा बोलते थे, ये सारी चीजें थी, और ये लोग बंगाली ज्यादा बोलते थे। इनका कल्चर हमारे वेस्ट बंगाल के कल्चर से बहुत ज्यादा सिमिलर था, तो ये लोग अपना कल्चर इनके ऊपर थोप रहे थे, ठीक है। ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, इनको डेमोक्रेसी भी एक तरीके से हम लोग देख रहे थे कि इनको ऐसे इतना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं मिली। तो जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट और ये सारी चीजें करना स्टार्ट की तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे अपनी आर्मी भेजी, ठीक है, इन लोगों ने यहाँ पे आर्मी भेजी, और इनकी आर्मी क्या करने लगे, इनकी आर्मी का हम लोग देखा कि कभी रेप हुए, वुमेन्स का रेप कर दिया, तो लोग भाग रहे थे। तो यहाँ से जब लोग आए तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या किया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आके शरण ली। बहुत सारे लोग हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आके सेटल हो गए। तो इसी चक्कर में आज तुम लोग देखते हो ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बार बार बात होती है कि ये जो आए हैं इनको वापस अपने देश भेजो। क्यों, तो ये जो सारी चीजें ये 1970 1971 की है कि जब ये लोग यहाँ पे आके इंडिया में शरण ले रहे थे, तो हमारे लोगों का कहना है कि बहुत सारे बांग्लादेश के लोग आके यहाँ पे बस चुके हैं, और हम लोग माइनॉरिटी में आ गए और वो लोग मेजॉरिटी में आ गए, ठीक है। तो ये वाली चीजें हुई। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहां पे इंडिया के लिए बांग्लादेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया हमारे लिए बांग्लादेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका मैं सीधा सीधा रीजन बता देता हूं तुम लोगों को। क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की स्टेबिलिटी के लिए बांग्लादेश बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऊपर से चाइना आ गया, यहाँ पे एक पतला सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। अगर मान लो कभी यहाँ से चाइना अटैक कर देता और कभी यहाँ से पाकिस्तान अटैक कर दे तो ये हिस्सा तो हमारे लिए टोटली अलग हो जाए। लेकिन उस समय की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने सोचा कि मौका सही है, तो इसके चलते इंडिया भी क्या हुआ, इंडिया को मौका मिल गया कि सारे लोग यहाँ पे आ रहे थे, तो इंडिया ने भी क्या किया, इंडिया ने ओपनली वॉर एक तरीके से मतलब ओपनली यहाँ पे इन लोगों का साथ देने लग गया। पाकिस्तान ने अपनी नेवी भेजी, पाकिस्तान ने यूएसए का साथ लिया, लेकिन हमने यूएसएसआर का साथ लिया क्योंकि हम यूएसएसआर के साथ में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर चुके थे, ठीक है, क्योंकि हमको पता था कि यूएसए तो हमारा साथ नहीं देगा। यूएसएसआर से फिर हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की और यहाँ पे यूएसएसआर ने हमारा साथ दिया। यूएसएसआर और इंडिया ने साथ में मिलकर क्या किया, बांग्लादेश को एक अलग ही कंट्री बना दिया, मतलब वेस्ट पाकिस्तान को एक अलग ही कंट्री, ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग ही कंट्री बना दिया, दैट इज बांग्लादेश। और पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से क्या मैसेज चले गया, पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से ये मैसेज चले गया कि इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री है और इंडिया की आर्मी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ठीक। अब हमारे रिश्ते कैसे रहे, हमारे रिश्ते इनिशियली देखो तो इनिशियली हमारे रिश्ते थोड़े बहुत खराब थे, लेकिन उसके बाद में क्योंकि बांग्लादेश के क्रिएशन में इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे रिश्ते इन लोगों के साथ में बहुत ही बढ़िया रहे, बहुत ही शानदार रिश्ते हम लोगों के बांग्लादेश के साथ में रहे। लेकिन अब आज देखोगे तो वहां पे चेंज ऑफ गवर्नमेंट चलता रहता है बांग्लादेश में। कैसे कि वहां पे दो पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी प्रो इंडिया है, एक पॉलिटिकल पार्टी प्रो पाकिस्तान है। तो हम लोग देखते हैं कि रिश्ते ऑन एन एवरेज बहुत बढ़िया चलते हैं, कई बार अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ठीक। ये वाली चीज भी क्लियर हो गई। अब प्रेजेंट टाइम में पूछोगे तो प्रेजेंट टाइम में रिश्ते ठीक ठीक, मतलब ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रेजेंट टाइम का लिंक करवा दूं तो वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी जो कि प्रो इंडियन थी एक तरीके से, शेख हसीना, उनकी सरकार मतलब जा चुकी है, नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके, तो हम ठीक ठीक अभी रिश्ते को बोल सकते हैं, अभी एनालिसिस करना वो गड़बड़ हो जाएगा।
ये था इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने बेसिकली पढ़ा कि इंडिया का इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, जब देश को आजादी मिली थी तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या था, ठीक। उसके बाद में मैंने नाम बताया, और उसके बाद में मैंने बताया कि इंडिया यूएसएसआर से थोड़ा सा ज्यादा इन्फ्लुएंस था। फिर मैंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव बताए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए, क्योंकि वो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर रहे। उसके बाद में मैंने तुमको हमारे प्रिंसिपल्स बताए, तो इसमें हमने पंचशील की बात कर ली। फिर इसके बाद में मैंने तुमको बताया कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस कैसे रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने बात की कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे रहे हैं और क्या इश्यूज हैं। फिर इसके बाद में हमने बात की इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन, जो कि हम लोग बोलते हैं ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग हुए तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन कैसे रहे। क्लियर? एक कहानी समझ में आ गई। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, नाम, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। ठीक है भैया, ये वाली चीज समझ में आ गई। अब किसको समझना है? अब अपने को समझना है बेसिकली इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम को, अपने को यहां से ध्यान से समझना है। अब ये देखो, न्यूक्लियर प्रोग्राम हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? न्यूक्लियर से आप सिर्फ ये मत समझो कि अपने को बगल वाली कंट्री को या उड़ाना है, करना है, ऐसा नहीं। न्यूक्लियर हमारे लिए, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे आगे इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं, इसमें हमें न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या करते थे कि अगर किसी भी कंट्री को डेवलप होना है तो उनका ग्रेट फेथ था, एक तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। और अगर हम लोगों को भारत को इंडस्ट्रियलाइजेशन के टुवर्ड्स बढ़ना है और ये सारी चीज़ें करना है, तो एक तरीके से हमने ये सारी की सारी जो मतलब एक तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो भी हम लोग बात करते थे, उन सब का हमने हेड, एक तरीके से हेड मान लो कि सारी भी प्रोग्राम्स और सारी चीज़ें होमी जहांगीर भाभा के अंडर होती है। होमी जहांगीर भाभा के अंडर में क्या होता है, होमी जहांगीर भाभा के अंडर में न्यूक्लियर इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके अंडर में इनिशियली स्टार्ट किया गया। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, इन 5 कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर कर लिया। इन लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, इनके न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हो गए और इन लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स को एक तरीके से क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। फिर इन लोग एक ट्रीटी लेके आ गए, नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी। इसमें भैया बेसिकली क्या था, इसमें बेसिकली ये था कि जो 5 कंट्रीज है सिर्फ इन्हीं के पास में न्यूक्लियर वेपन रहेंगे और आगे ये अगर ट्रांसफर करेंगे तो एनर्जी पर्पस के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे। ठीक। एक ट्रीटी और आई, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी। उसका मतलब क्या है? सीटीबीटी एक तरीके से ये बता रहा था कि कंप्लीट न्यूक्लियर टेस्ट, एक तरीके से क्या, पूरे वर्ल्ड में कंप्लीट न्यूक्लियर टेस्ट को बैन कर दिया। ठीक है, बैन करना। अब इंडिया सीटीबीटी और एनपीटी को क्या करता था, सीटीबीटी और एनपीटी को एक तरीके से इंडिया डिस्क्रिमिनेटरी बोलता था। इंडिया डिस्क्रिमिनेटरी ये बोलता था, इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी बोलता था कि भैया तुम लोगों ने तो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, अब मान लो कल को ये हम पे हमला कर दे तो हमारे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो या तो तुम भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स गायब कर दो, मतलब पूरा न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को खत्म कर दो, और अगर तुम्हारे पास में है तो फिर हम भी टेस्ट करेंगे। तो इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है बेसिकली वो 1974 में किया, जो कि एक तरीके से फेल हो गया। ठीक है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब हमने देखा 1998 में इंडिया ने अपना सेकंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया और जिसमें कि हम लोग सक्सेसफुल रहे। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 1998 के बाद में एक तरीके से हम लोग ये देखने लग गए थे कि बहुत सारे वो होने लग गए थे, क्या, इंडिया पे बहुत सारे एक तरीके से हम लोग बता रहे थे कि हम लोग बोल रहे थे कि बैन तो नहीं कह सकते, एक तरीके से सैंक्शन से इंडिया पे लगाने स्टार्ट किए कि नहीं इंडिया ने गलत कर दिया, ये हो गया, ऐसा हो गया। तो इंडिया ने बोला कि देखो भैया, हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया ने जो न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई वो बनाई नो फर्स्ट यूज, कि हम नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी है, हम किसी के ऊपर सामने से इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो हम ऑफकोर्स यूज करेंगे। तो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से मैसेज देना चाहा कि हम एक तरीके से क्रेडिबल कंट्री, आप हम पे विश्वास करो। हमने न्यूक्लियर टेस्ट इसलिए नहीं किया है, किसलिए नहीं किया है कि हम बार बार क्या करें, मतलब हम वर्ल्ड को डरा सके। हम बहुत पीस लविंग कंट्री है, हम किसी को सामने से अटैक भी नहीं करते हैं। ठीक है, हम तभी जवाब देते हैं जब सामने वाला हमसे अटैक करता है। तो बेसिकली हमने नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी लेके आए और इंडिया ने वही एनपीटी और सीटीबीटी इन सबको डिस्क्रिमिनेटरी बताया। फिर एक और आया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, कि इस ग्रुप में जितने भी मेंबर रहेंगे
सिर्फ उन्हीं को क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं को ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी जाएगी पीसफुल पर्पसेस के लिए। तो इंडिया को उसका मेंबर भी नहीं बनने दिया, क्योंकि इंडिया ने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, तो इंडिया को उसका भी मेंबर नहीं बनने दिया, आज भी नहीं है, ऑल्दो हम कोशिश में लगे। लेकिन इंडिया को पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से ये जरूर मैसेज देना था कि नहीं भैया हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, ताकि अगल बगल वाली कंट्री डरती रहे। अच्छा, हमने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, तो पाकिस्तान ने भी क्या किया, हमारे बाद में पाकिस्तान ने भी टेस्ट कर लिया, क्योंकि क्या था, पाकिस्तान को भी हम लोग एक तरीके से देख रहे थे कि पाकिस्तान को भी एक तरीके से डर वहां पे हम लोग देख रहे थे, डर बना हुआ था। तो ये हमारा कुछ एक तरीके से न्यूक्लियर इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ ये है। लेकिन अगर हम लोग रिसेंटली देखें तो रिसेंटली हम जब बार बार पाकिस्तान या चाइना की तरफ से अटैक्स और ये सारी चीजें देखते हैं, या उनकी तरफ से टेररिस्ट एक्टिविटी देखते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार बोला है कि अगर हमको लगा तो हम नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी को एक बार फिर से सोचेंगे। आज तक की सरकारें भली बोलती आई है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, लेकिन रिसेंट गवर्नमेंट ने बोला कि अगर यही स्थिति बनी रही तो इंडिया अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को बदल सकता है, क्योंकि हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले देखना है। ठीक है, तो शॉर्ट पे मैंने ये भी बता दिया। अब बेसिकली अगर तुम लोग चैप्टर को देखोगे तो बोर्ड एक्सप्रेस में हो क्या रहा है कि बहुत कम समय में हम तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो हो यहां पे ये रहा था कि अगर मैं तुमको एक एक लाइन पढ़ता तो बहुत ज्यादा समय निकल जाता, 1-1.5 घंटा लग जाता। मैं तुमको कहानी बताते चल गया हूं, तुम अपनी किताब से पूरी कहानी को बहुत ध्यान से कर सकते हो। ठीक है, अब बारी आई क्वेश्चंस की। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इन विच ईयर अफ्रीका एशियन कॉन्फ्रेंस known as Bandung Conference was held, कब हुआ था, तो ये 1955 में। फिर उसके बाद में ये वाला एमसीक्यू तुम्हारे लिए होमवर्क में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना में कौन कौन से इश्यूज थे। तो ये ऑप्शन है, अब तुमको बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी या डी। कमेंट सेक्शन में तुम लोग आंसर लिखोगे, जिसका आंसर सही रहेगा मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे। नेक्स्ट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री इन जनवरी 1966 साइन द ताशकंद एग्रीमेंट विच जनरल ऑफ पाकिस्तान, अयूब खान, याहा खान, मोहम्मद जिला, अक खान, मूसा खान। तो आंसर लिखा हुआ है अयूब खान। ठीक है, देन अगेन एक एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। आपको स्टेटमेंट देखना कौन से ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। देखो आप पेपर में क्या गलती करते हो, आप यूजली नॉट को नहीं पढ़ते हो, आप हमेशा देखते हो कि कौन कौन से ट्रू है। यहां पे बात हो रही है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू। तो आप चारों स्टेटमेंट पढ़ो, फिर आंसर बनाओ कि 1 और 2, 2 और 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो आपको यहाँ पे चारों स्टेटमेंट पढ़ के ये देखना है। तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे आप ऐसा लिख के 2 वाले एमसीक्यू का 2 का ऑप्शन लिख के बता देना ABCD, और यहां पे 4 वाले एमसीक्यू 4th का आंसर बता देना ABCD। ठीक है, आ गया समझ में। देन यहां पे हम लोग देखते हैं व्हाई डिड इंडिया डिड नॉट ज्वाइन 2 कैंप्स ड्यूरिंग द कोल्ड वार। क्योंकि इंडिया ने दोनों ब्लॉक्स क्यों नहीं ज्वाइन किए थे, क्योंकि इंडिया को सबसे पहले अपनी सोवरेनिटी को प्रिजर्व करना था, और इंडिया वांटेड अ सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द मिलिट्री बॉक्स। इंडिया को अपने आप को इन दोनों ब्लॉक से दूर रखना था, हमें अपना डेवलपमेंट खुद करना था, और इंडिया को अपनी सोवरेनिटी प्रोटेक्ट करके रखना था। ये मैंने अभी तुमको समझा दिया है। अब मैं फटाफट क्वेश्चंस पढ़ते चल रहा हूं, तुम लोगों को आंसर्स खुद सोचने हैं। इन योर ओपिनियन हाउ फार इज इंडिया जस्टिफाइड इन चूजिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। आपको क्या लगता है कि इंडिया की पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट जस्टिफाइड थी या नहीं? तो बेसिकली देखोगे तो जस्टिफाइड थी। क्यों जस्टिफाइड थी? जस्टिफाइड अगर हम इनिशियली, आप भले बोलो कि सर हम बाद में तो यूएसएसआर के ऊपर टिल्ट्स हो गए थे ना, लेकिन आप ये भी तो देखो कि ईयर 1990s के बाद से हम लोग क्या थे, वापस से यूएसए के टुवर्ड्स टिल्ट हो गए। तो आप ये देखो, जब हमको यूएसएसआर की जरूरत थी तब हमने यूएसएसआर की मदद ली, हमें यूएसए की जब जरूरत है तब हमने यूएसए की ली। तो वो पॉलिसी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड थी। अगर हम लोग 1950 में ही बोलते थे हम यूएसएसआर के टुवर्ड्स से, तो हम कभी भी यूएसए से फायदा नहीं ले पाते। अभी हमने दोनों कंट्री से फायदा लिया। ठीक है, नाउ इन्यूमरेट एनी 2 प्रिंसिपल्स ऑफ नेहरूज पॉलिसी। तो नेहरू की पॉलिसी के नॉन अलाइनमेंट को 2 प्रिंसिपल बता दो। पंचशील बता दिया भैया। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बांडुंग कॉन्फ्रेंस। तो हमने देखा कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री जो एशिया और अफ्रीका की थी, उनका एक तरीके से मिलन समारोह था, और इसी में हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे चाइनीज इन्वेशन का इंडिया की इमेज पे क्या इंपैक्ट पड़ा वो बताना है। फिर उसके बाद में व्हाट वाज द तिब्बत इशू, हाउ डिड इट कॉज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तिब्बत इशू क्या था, ये कैसे टेंशन, ये वाली चीज मैं बता चुका हूं। ये आंसर रहा, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन 2 रीजन फॉर द पॉपुलर स्ट्रगल इन ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश एंड इन वेस्ट पाकिस्तान। कोई 2
बता दो तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है कि दो मुद्दे की वो लोग उनके कल्चर को सप्रेस कर रहे थे, एक तरीके से उनके पास डेमोक्रेसी नहीं थी, इसलिए दोनों में क्या हो रही थी, इसलिए दोनों में लड़ाई छिड़ी हुई थी। ठीक है, इंडिया का क्या रोल रहा है या पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल रहा है अफ्रीका एशिया यूनिटी को लेके, तो आप उनकी लीडरशिप के बारे में ये लिख सकते हो कि इंडिया एक तरीके से क्या कर रहा था, एक तरीके से इंडिया लीडर बनना चाह रहा था एशिया और अफ्रीका रीजन में। इंडिया का रोल नॉन अलाइनमेंट वाला। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी चैप्टर। आई थिंक सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जिस तरीके से ये तीर अपने लक्ष्य पर लगाए, ठीक उसी तरह क्या होगा, ठीक उसी तरह आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। और अभी भी देरी नहीं हुई है, मैं बार बार बोलता हूं, जब पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़ो, जब सपना देखना ही है तो बड़ा देखो, छोटा क्यों देखना है, 70% वाला क्यों देखना है। अब जब सपना देखा ही है, जब मेहनत करनी है तो 100 में से 100 वाली करो ना। पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नए बोर्ड एक्सप्रेस के एक वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।